हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका जॉनटेक के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। जॉनटेक के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर मैं रामनिवास आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। देखिए, हम जो यहाँ पे सीरीज चल रही है वो सीरीज है मेरे पास डीडीए जेई का एग्ज़ाम बस कुछ ही दिनों में होने वाला है। इसके लिए कई सारे बच्चे ऐसे हैं जो सिविल और मैकेनिकल के हैं और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के, जहाँ सिविल का सिलेबस तो कंप्लीट अलग है पर इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल का कंबाइंड सिलेबस है। 40 क्वेश्चन इलेक्ट्रिकल के आएंगे तो 40 मैकेनिकल के आएंगे। इसका मतलब मैकेनिकल के बच्चों को इलेक्ट्रिकल पढ़नी पड़ रही है, इलेक्ट्रिकल बच्चों को मैकेनिकल पढ़नी पड़ रही है। और इसके रिगार्डिंग डीजेई का जो प्लेलिस्ट है वो जॉनटेक के यूट्यूब चैनल पर ऑलरेडी अवेलेबल है, जहाँ से आप अगर मैकेनिकल के बच्चे हैं तो आप सिविल इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के जो टीचर्स है वो आपको वहाँ पढ़ा रहे हैं, और अगर आप इलेक्ट्रिकल के हैं तो मैकेनिकल के सब्जेक्ट जो मैं लेके आया हूँ, जिसमें अभी आज हम पढ़ेंगे सोम, जो कि सिविल वालों के लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो ये सब्जेक्ट हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। चलिए शुरू करते हैं, एक एक सवाल। देखिए, ये है आपका सोम फॉर डीडीजे। देखिए, पहला सवाल पढ़िए आप एक बार, मैं चाहता हूँ कि आप सवाल को पढ़ें। ए कॉन्सेंट्रेटेड लोड W एट इट्स सेंटर इफ EI इज द फ्लेक्सुरल रिजिडिटी ऑफ द बीम, स्ट्रेन एनर्जी ड्यू टू बेंडिंग, कि बेंडिंग के कारण जो स्ट्रेन एनर्जी है वो आपकी यहाँ पर क्या रहने वाली है, वो आपसे यहाँ से पूछा गया है भाई। अब देखिए, अगर हम बात करें यहाँ पे तो हमको पता है कि बेसिक कॉन्सेप्ट हमें यहाँ पर ये एक्चुअली टारगेट ये नहीं है कि आप इस सवाल को रटें या इसका सॉल्यूशन निकालना है। टारगेट ये है कि अगर ऐसा सवाल आता है तो क्या करना है। अगर बात करें यहाँ से हम स्ट्रेन एनर्जी की, हम अगर बेसिकली बात करें यहाँ पे कि स्ट्रेन एनर्जी की बात करते हैं यहाँ पे, देखिए तो स्ट्रेन एनर्जी होती क्या है। देखिए, स्ट्रेन एनर्जी बराबर होता है 1/2 लोड इनटू में डिफॉर्मेशन या डिफ्लेक्शन, लोड इनटू में डिफ्लेक्शन, ये होता है। अब यहाँ पे जो मैकेनिकल का स्टूडेंट उसको तो पता है कि लोड और डिफ्लेक्शन क्या होता है, लेकिन जो इलेक्ट्रिकल का बच्चा है उसको नहीं पता है कि लोड एंड डिफ्लेक्शन क्या होता है। सिविल वालों को पता है कि लोड एंड डिफ्लेक्शन क्या होता है। अगर यहाँ पे हम बात करते हैं कॉन्सेंट्रेटेड लोड W एट इट्स सेंटर, कि सेंटर पे एक कॉन्सेंट्रेटेड लोड लग रहा है किसके, बीम के, यानी ये बीम है यहाँ पे और इसके सेंटर पे लग रहा है कॉन्सेंट्रेटेड लोड W, यहाँ से ये जब ये लोड लगेगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इतना डिफॉर्मेशन आने वाला है, और ये डिफॉर्मेशन आपको पता होना चाहिए कि इसको मैंने कहा यहाँ से डेल्टा L। तो अगर ये यहाँ पर है तो देखो कितना आ जाएगा, यहाँ से स्ट्रेन एनर्जी बराबर 1/2 इनटू में P। अब यहाँ पे जो लोड मुझे कैलकुलेट करना है वो लोड कौन सा कैलकुलेट करना है, लोड वो जो कि आपके सिंपली सपोर्टेड बीम पर मिड में लगता है, वो वाला लोड जाना है मुझे। तो यहाँ से क्या जाएगा, W या P इंटू में W इंटू में L क्यूब अपॉन में 48 EI। जब सोल्व करेंगे तो कितना आएगा, W इंटू में L4 अपॉन में 96 EI। ये आपका सॉल्यूशन हो गया। ऑप्शन कौन सा है, W इंटू में W स्क्वायर इंटू में L4 अपॉन में 96 EI। ये आपका क्या हो जाएगा, यहाँ से सॉल्यूशन हो जाएगा। ये आपका सॉल्यूशन है। देखो, अच्छा एक पावर एक्स्ट्रा लग गई, ठीक है, ये हटा दीजिए, टाइपिंग एरर है। ये लो भाई, ये 3, क्योंकि W L क्यूब है तो यहाँ से क्या जाएगा L क्यूब W स्क्वायर L क्यूब। चलिए, तो ये सिंपल सा सवाल है। अब यहाँ पर ध्यान रखना, बेसिक सवाल यहीं से पूछ लेगा, ज़्यादा गहरे में जाएगा नहीं। यहाँ कंसेप्ट मेरा ये था कि आपको ये पता होना चाहिए कि डिफ्लेक्शन के फॉर्मूले कैसे काम आते हैं यहाँ पे। नेक्स्ट अगर बात करते हैं यहाँ से हम, देखो व्हेन ए रेक्टेंगुलर बार ऑफ लेंथ L जिसकी विड्थ है B, थिकनेस है T, इज सब्जेक्टेड टू एन एक्सियल पुल ऑफ लोड P, जिसके ऊपर एक्सियल पुल जो है कितना लगा हुआ, लोड P लगा हुआ आपके पास यहाँ पे। इफ द लीनियर स्ट्रेन इज गिवन बाई ये द लीनियर स्ट्रेन इज गिवन बाई, आपको पता करना है यहाँ से कि भाई लीनियर स्ट्रेन जो है वो कितना आएगा। अगर हम बात करें यहाँ से लीनियर स्ट्रेन की तो डिफॉर्मेशन क्या होता है, डिफॉर्मेशन बराबर होता है P इंटू में L अपॉन में AE। और यहीं से अगर बात करें तो क्या जाएगा, डेल्टा L अपॉन में L बराबर P अपॉन में A इंटू में E। अब यहाँ पर सवाल है कि A क्या होगा, क्योंकि यहाँ पर लेंथ, विड्थ और थिकनेस देखी है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, थिकनेस देखो P अपॉन में B इंटू में T इंटू में E। कोई देखो आंसर है कि P अपॉन में B इंटू में T इंटू में E, तो सिंपल आंसर क्या हो गया, C। और ये क्या हो गया मेरे पास आंसर। तो बड़ा सिंपल सा है, यहाँ पे कोई ज़्यादा हार्ड एंड फास्ट नहीं है, बड़े सिंपल से सवाल आएंगे। आप इनको इजीली बहुत प्यार से आराम से सोल्व करके भी इजीली कर सकते हैं। अगर आपको बेसिक क्लियर पता है या छोटे मोटे 1-2 फॉर्मूले पता है तो इस सवाल को आप आराम से कर लेंगे। डीडीए जेई है, इतना ज़्यादा हार्ड पेपर नहीं आने वाला है। देखिए भाई, सवाल पढ़िए आप अगेन एक बार, मैं चाहता हूँ कि आप लोग सवाल पढ़ें। देखिए, सवाल आपका है कि सिंपली सपोर्टेड बीम ऑफ स्पान L कैरीज ए डिस्ट्रीब्यूटेड लोड that varies linearly from 0.8 either of the end to W kg per meter at the mid span. The shear force will be 8। अब आपसे बोला गया है कि ये आपके पास सिंपल सपोर्ट बीम है जिसके ऊपर लोड जो है वो इस तरह से यूवीएल वेरिएशन दे रहा है। इस तरह का लोड है जहाँ पे जो दोनों एंड है, जो फ्री एंड है दोनों, इन पे ऊपर लोड क्या है, 0 और 0। जो एक्सट्रीम एंड उनके ऊपर लोड कितना आपके यहाँ पे 0 0, और यहाँ पे मिड में लोड कितना आपका मैक्सिमम, मिड में लोड क्या है आपका मैक्सिमम। अब आपसे पूछा गया है कि शेयर फोर्स कहाँ 0 आएगा,
तो शेयर फोर्स कहाँ जीरो आएगा, शेयर फोर्स जो है वो यहाँ जीरो आएगा, और ये आपका कौन सा पॉइंट है, मिड पॉइंट, यानी मिड में अगर बात की जाए तो शेयर फोर्स क्या आ जाएगा, जीरो। ये आपका एसएफडी डायग्राम है। तो यहाँ से क्या आ जाएगा 8 मिड, यानी मिड स्पान पे क्या जाएगा आपका शेयर फोर्स जो है वो क्या मिलेगा, जीरो मिलेगा यहाँ पे। चलिए नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ से हम देखिए, पढ़िए सवाल। द वेरिएशन ऑफ बेंडिंग मोमेंट इन ए सिंपली सपोर्टेड बीम, एक सिंपली सपोर्टेड बीम में बेंडिंग मोमेंट का वेरिएशन देखना कब, जब लोड क्या हो आपका यूडीएल हो, मतलब यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूटेड लोड हो। अगर लोड जो है वो यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूटेड है, अगर लोड जो है वो यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो यहाँ पे आपको पता करना है कि जो आपका बेंडिंग मोमेंट का वेरिएशन है वो कैसा आएगा, मतलब बेंडिंग मोमेंट डायग्राम कैसा आएगा। अब ध्यान समझना मेरी बात को। ए वेरिएशन ऑफ बेंडिंग मोमेंट इन ए सिंपली सपोर्टेड बीम कैरिंग ए यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूटेड लोड, अगर लोड आपका यूडीएल है तो उस केस में यहाँ पे जो आपका बेंडिंग मोमेंट डायग्राम आएगा वो लीनियर आएगा, और जो आपका एसएफडी जो आएगा वो क्या आएगा, लीनियर आएगा, और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम जो आएगा क्या आएगा, ये आएगा पैराबोला। तो यहाँ पे अगर बात करें तो आंसर क्या है आपका, ये पैराबोला। ये पूछता है यहाँ से क्या, पैराबोला। तो करेक्ट आंसर क्या मिलेगा आपको यहाँ से, बॉम्बे जो है आपका यहाँ से है माय डियर करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट सवाल पढ़ेंगे आप लोग। द टॉर्क प्रोड्यूसिंग ए यूनिट ट्विस्ट इन ए शाफ्ट ऑफ यूनिट लेंथ, यूनिट ट्विस्ट और यूनिट लेंथ के जो टॉर्क प्रोड्यूस होगा वो क्या आता है हमको पता है, टाउ अपॉन आर इक्वल्स टू टी अपॉन जे इक्वल्स टू जी इंटू में थीटा अपॉन एल। अगर यहाँ से कह रहा है कि यूनिट ट्विस्ट यानी टॉर्क क्या है, यूनिट है, और शाफ्ट और यूनिट लेंथ, लेंथ भी क्या है, यूनिट है, और यहाँ से आपसे पूछा है कि जो यहाँ से मिलने वाला है वो क्या मिलेगा। तो अगर यहाँ से हम बात करें तो देखो क्या आ जाएगा यहाँ से, टी, देखो टी इंटू में एल अपॉन में जे इक्वल्स टू जी इंटू में थीटा, ये हमको फॉर्मूला मिलेगा यहाँ से। देखो यहाँ से द टॉर्क प्रोड्यूसिंग ए यूनिट ट्विस्ट, द टॉर्क प्रोड्यूसिंग ए यूनिट ट्विस्ट, और आपको यूनिट लेंथ, जो ट्विस्ट है वो यूनिट है, यानी यहाँ पे ट्विस्ट क्या है आपका, यूनिट, ट्विस्ट यूनिट मतलब क्या हो गया आपका यहाँ से ये थीटा है, ये क्या हो गया 1, और टॉर्क भी क्या हो गया आपका, देखो द टॉर्क प्रोड्यूसिंग, टॉर्क की वजह से पूछा कि टॉर्क क्या कहलाएगा, और लेंथ क्या आ गया आपका ये 1, यानी टी बराबर किसके बराबर हो गया, ये हो गया जीजे के, और जीजे क्या कहलाता है आपका यहाँ से टॉर्सनल रिजिडिटी। तो करेक्ट आंसर क्या मिलेगा आपको यहाँ से, टॉर्सनल रिजिडिटी। क्यों, क्योंकि टाउ अपॉन आर बराबर टी अपॉन जे बराबर जी इंटू थीटा अपॉन एल से इजीली आ जाएगा। नेक्स्ट देखिए एक बार यहाँ से, रेशियो ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए सर्कल, रेशियो ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए सर्कल, रेशियो ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए सर्कल एंड दैट ऑफ ए स्क्वायर। अगर बात करें यहाँ से मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसके लिए, सर्कल के लिए, तो सर्कल के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना आ जाएगा यहाँ से, वो होता है पाई बाई 64 इंटू में डी की पावर 4, और अगर बात करें स्क्वायर के लिए तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया फॉर स्क्वायर कितना आ जाएगा यहाँ से, वो हो जाएगा ए की पावर 4 अपॉन में 12, ये होता है। अब पढ़ो, द रेशियो ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए सर्कल एंड दैट ऑफ स्क्वायर हैविंग सेम क्रॉस सेक्शन एरिया अबाउट देयर सेंट्रोइडल एक्सिस, इन दोनों का रेशियो पूछा है। यहाँ से क्या पूछा है, इन दोनों का रेशियो पूछा है। अगर यहाँ से रेशियो की बात करें तो देखो क्या क्या कैंसिल आउट हो रहा है यहाँ से, देखो यहाँ से अगर बात करें तो यहाँ पहुँच जाएगा, ये कहाँ पहुँचेगा, यहाँ पहुँचेगा, तो यहाँ से वैल्यू क्या मिलेगी मुझे, यहाँ से मिलेगी मुझे आई सी यानी सर्कल के लिए अपॉन स्क्वायर इक्वल टू यहाँ से क्या मिलेगा, पाई या 12 लो पहले, ये मिलेगा आपको यहाँ से देखो 12 इंटू में पाई इंटू में डी की पावर 4 अपॉन में 64 इंटू में ए की पावर 4, देखो भाई ये मिलेगा। अब डी और ए का रेशियो आपको फाइंड आउट करना है, दोनों का एरिया सेम है, यानी एरिया ऑफ सर्कल बराबर एरिया ऑफ स्क्वायर, एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है पाई बाई 4 इंटू में डी स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा ए स्क्वायर। तो यहाँ से ए स्क्वायर की वैल्यू रख दूँ मैं, ये रहा ए स्क्वायर की वैल्यू, तो यहाँ से वैल्यू पुट कर दो, तो यहाँ से कितना आएगा देखो आई सी अपॉन में आई एस इक्वल्स टू 12 इंटू में पाई अपॉन में 64 इंटू में ऊपर तो क्या आ जाएगा यहाँ से डी की पावर 4, ऐसे कैसा आएगा अपॉन ए, अगर स्क्वायर ये है तो ए 4 कितना आ जाएगा यहाँ से आ जाएगा पाई स्क्वायर अपॉन में 16 इंटू में डी की पावर 4। तो यहाँ रख दीजिए माय डियर, कितना आएगा पाई स्क्वायर अपॉन में 16 ऊपर चला जाएगा 16 इंटू में डी की पावर 4, डी की पावर 4 से डी की पावर 4 गया, एक पाई से एक पाई गया, यहाँ पे आ गया 4 और ये कितना हो गया 3, यानी कितना हो जाएगा 3 अपॉन पाई। तो 3 अपॉन पाई क्या आपका ये आंसर, करेक्ट आंसर क्या मिलेगा 3 अपॉन पाई। बड़ा सिंपल था, थोड़ा सा घुमाया क्वेश्चन इसलिए लग रहा है क्योंकि यहाँ पे एरिया बराबर दिया, तो ये पूछा जा सकता है कि आपको जो कंडीशन दी हुई है वो क्या कर दो, बराबर कर दो, क्योंकि यहाँ पे क्लियर क्या मेंशन देखो यहाँ से हैविंग सेम एरिया अबाउट देयर सेंट्रोइडल एक्सिस, तो यहाँ पे एरिया सेम है तो आपको इजीली आंसर मिल जाना है। देखो नेक्स्ट पढ़ो भाई, द शेयर स्ट्रेस एट द सेंटर ऑफ सर्कुलर शाफ्ट, द शेयर स्ट्रेस एट द
सेंटर ऑफ सर्कुलर शाफ्ट, यानी सर्कुलर शाफ्ट का जो सेंटर है वहां पर शेयर स्ट्रेस का मान क्या होगा, द शेयर स्ट्रेस एट द सेंटर ऑफ सर्कुलर शाफ्ट। अगर हम सर्कुलर शाफ्ट के लिए बात करें, सेंटर ऑफ शेयर स्ट्रेस की बात करें, तो यहाँ पे देखो आपको वेरिएशन कैसे नजर आएगा, ये आएगा। क्यों? क्योंकि सर्कुलर शाफ्ट में हमारा कंसेप्ट लगता है टाउ अपॉन आर इक्वल्स टू टी अपॉन जे इक्वल्स टू जी इंटू में थीटा अपॉन एल वाला। तो यहाँ से क्या मिलेगा, सेंटर पे मिलेगा आपको 0, और यही अगर बीम में पूछ ले तो क्या मिलता आपको यहाँ से मैक्सिमम मिलता, तो उस केस में क्या मिलता आपको मैक्सिमम। चलिए नेक्स्ट सवाल देखिए, फॉर ए मटेरियल हैविंग पॉइजन रेशियो म्यू, म्यू क्या दिया हुआ आपको 0.25, म्यू दिया हुआ है आपको 0.25, द रेशियो ऑफ मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी टू मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, यानी है कि जी अपॉन ई का जो मान है वो कितना दिया है यहाँ से, विल भी पूछा है आपसे कि इसका मान क्या होगा। तो मुझे पता है इनमें रिलेशन क्या होता है, ई इक्वल्स टू 2g इंटू में 1 प्लस के म्यू, वैल्यू रखो यहाँ से, जी को नीचे ले आओ तो क्या जाएगा, ई अपॉन जी इक्वल्स टू 2 प्लस के म्यू की वैल्यू कितनी 0.25, यानी कि 0.25 इंटू में 2, तो ये आ जाएगी यहाँ से। तो यहाँ से कितना आ जाएगा, ई अपॉन जी इक्वल्स टू कितना आएगा, देखो यहाँ से 2.5, और यहाँ से क्या आ जाएगा, जी अपॉन ई इक्वल्स टू 1 अपॉन 2.5, यानी यहाँ 0 0 और 0.4, तो यहाँ से आंसर कितना आ गया 0.4। देखो है क्या ऑप्शन, ये रहा। बड़ा सिंपल सा सवाल है, ज़्यादा हार्ड एंड फास्ट सवाल आते नहीं है, ऐसे बड़े सिंपल से आते हैं, आप देखेंगे आपसे इजीली हो जाएंगे सॉल्व, बिल्कुल फॉर्मूला बेस्ड सवाल आएंगे, ज़्यादा प्रेस होने की नीड है नहीं माय डियर। नेक्स्ट पढ़िए। नेक्स्ट, ए सॉलिड शाफ्ट ट्रांसमिट इतनी पावर, पावर दे रखी है यानी कि कितनी पावर ट्रांसमिट करना है, ठीक है, 8 आरपीएम, यानी यहाँ पे एन कितना दे देगा, अब वो आरपीएम होता है या आरपीएस, ध्यान रखना भाई। कैलकुलेट द टॉर्क प्रोड्यूस, हमको पता है कि पावर बराबर कितना है, पी बराबर होता है 2 पाई एन टी अपॉन में 60, ये तब होता है जब एन किस में हो, आरपीएम में, यहाँ आरपीएस में दे रखा है तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, पी इक्वल्स टू 2 पाई एन टी, पी कितना दे रखा आपको यहाँ से 44, तो कितना आ जाएगा 44 इंटू में 10 टू द पावर 3 इक्वल्स टू 2 इंटू में पाई इंटू में एन कितना दिया है आपको 700 और इंटू में क्या जाएगा टी, तो यहाँ से जब हम टी को सोल्व करेंगे तो वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी 10 न्यूटन मीटर, यानी करेक्ट आंसर क्या मिलेगा आपको यहाँ से 10 न्यूटन मीटर, यानी करेक्ट आंसर क्या आपका 10 न्यूटन मीटर। क्लियर है भाई। चलिए नेक्स्ट सवाल पढ़ेंगे आप लोग, मैं चाहता हूँ इसका आंसर आप लोग खुद दें, एक बार पढ़ें। बताएं। कॉलम का सवाल है, आइलर लोड ऑफ ए कॉलम इज 1000 किलो न्यूटन एंड क्रशिंग लोड दे रखा आपको 1500। रेंकाइन हमको पता है, रेंकाइन थ्योरी कहते हैं 1 अपॉन पी आर इक्वल्स टू 1 अपॉन पी ई प्लस के 1 अपॉन पी सी, बस यही होती है, ये पूरी रेंकाइन थ्योरी है। पूछा क्या आपसे यहाँ से, रेंकाइन लोड पूछा, क्या पूछा भाई, रेंकाइन लोड पूछा आपसे यहाँ से, तो रेंकाइन लोड क्या जाएगा, देखो यहाँ से 1 अपॉन पी आर इक्वल्स टू 1 अपॉन पी ई, यानी आइलर लोड कितना है आपके पास यहाँ पे देखो 1/1000 प्लस 1 अपॉन पी सी 1/1500, इसको सोल्व करो यहाँ से, तो यहाँ से जो वैल्यू आएगी पी आर की वो वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ से 600 किलो न्यूटन, तो ये हो जाएगा आपकी 600 किलो न्यूटन। ये हमारे पास क्या हो गया इसका सॉल्यूशन हो गया। बड़ा सिंपल सवाल है, ये बड़ा सिंपल है, बिल्कुल ये ध्यान रखिएगा, फॉर्मूला बेस्ड सवाल आएंगे, ज़्यादा हार्ड एंड फास्ट सवाल आते नहीं है। अगर आप सोच रहे कि मैं बहुत डेप्थ में तैयारी करूँ तो उसकी नीड नहीं है, बहुत सिंपल सवाल आता है यहाँ से, बस आपको हाँ कंसेप्ट आपके क्लियर होने चाहिए ताकि आप इन सवालों में अटको नहीं भैया ना। इन ए थिन लॉन्ग क्लोज सिलेंडर द फ्लूइड प्रेशर इंड्यूस्ड, अब ये कह रहा है यहाँ से कि एक लॉन्ग थिन सिलेंडर, तो दो ही फॉर्मूले हैं मेरे पास, एक आता है मेरे पास सिग्मा एच का और एक आता है सिग्मा लॉन्गिट्यूड का। तो यहाँ पे सिग्मा एच कितना आता है पी इंटू में डी अपॉन 2t ये होता है, और यहाँ कितना जाएगा पी इंटू में डी अपॉन 4t ये होता है। और इन दोनों के रिलेशन की अगर बात करें तो मुझे पता है पहले कि रिलेशन क्या होता है कि सिग्मा हुप जो है वो 2 गुना है किसका, सिग्मा लॉन्गिट्यूडनल का, कि सिग्मा लॉन्गिट्यूडनल जो है उसका क्या जाएगा 2 गुना है। देखिए यहाँ से सिग्मा हुप सिग्मा लॉन्गिट्यूडनल क्या है 2 गुना। अब देखो सवाल हो, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस इक्वल टू ट्वाइस ऑफ द हुप, नहीं उल्टा है, हुप लॉन्गिट्यूडनल का क्या है ट्वाइस है, ठीक है, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस इक्वल तो है ही नहीं, हाँ लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस इक्वल टू हाफ, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस जो है वो हुप स्ट्रेस से क्या हाफ है, तो ये करेक्ट आंसर है। तो यहाँ से क्या मिल गया मुझे, करेक्ट आंसर क्या मिला बॉम्बे, बॉम्बे मेरा क्या मिल गया करेक्ट आंसर मिल गया कि जो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस है, यही तो कह रहा है कि जो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस है क्या जाएगा ये हुप स्ट्रेस का क्या है हाफ हुआ ना, तो ये क्या मिल गया आपको यहाँ से करेक्ट आंसर मिल गया ये, ठीक है। नेक्स्ट देखो भाई यहाँ से नेक्स्ट सवाल पढ़ो, द शेयर स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन ओवर ए रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन ऑफ ए बीम फॉलो, मैंने बताया था थोड़ी देर पहले कि रेक्टेंगल के लिए कैसा है आपका मैक्सिमम मिलेगा और क्या मिलेगा पैराबोलिक मिलता है, तो यहाँ पे क्या जाएगा पैराबोलिक।
अगर यही बात करिए सर्कुलर के लिए तो कैसा मिला था, थोड़ी देर पहले बताया था कि लीनियर मिलता है और मिनिमम कहाँ मिलता है आपका सेंटर पे, जबकि इसमें क्या मिलता है पैराबोलिक मिलता है और मैक्सिमम कहाँ मिलता है आपको यहाँ पे पैराबोलिक के बाद ये मिलता है आपको कहाँ पे पैराबोलिक मैक्सिमम मिड में। क्लियर भाई, तो इसका आंसर क्या मिलेगा पैराबोलिक, और कुछ इस तरह का यहाँ पे आपको प्रोफाइल दिखता है भाई। ठीक है, नेक्स्ट पढ़ो। मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी डिफाइन एज, जो मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी है उसको कैसे डिफाइन करते हैं, तो देखिए मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी है, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी है यानी कि जी है, और जी शेयर के लिए काम आती है, क्या जाएगा शेयर स्ट्रेस टू द शेयर स्ट्रेन इज डिफाइन एज द मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। तो करेक्ट आंसर क्या आपका यहाँ से डेली हो जाएगा भाई। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। टाइज आर लोड कैरिंग मेंबर्स विच कैरी, टाइज जो है वो लोड में लोड कैरिंग मेंबर है, और यहाँ पे पूछा गया है कि ये क्या या कौन सा लोड जो है कैरी करती है। टॉर्सन लोड टाई नहीं करती, वो बार करती है। एक्सेल कंप्रेसिव लोड ये भी टाई नहीं करती है, बार करती है। ट्रांसफर्स लोड बीम करता है। तो बचा क्या आपका एक्सियल टेंसाइल लोड, जो टाई है वो सिर्फ वेरी करेगी क्या या फिर वहन करेगी किसको, केवल एक्सियल टेंसाइल लोड को। चलिए नेक्स्ट पढ़िए। द रेट ऑफ चेंज ऑफ बेंडिंग मोमेंट इज इक्वल्स टू, रेट ऑफ चेंज ऑफ बेंडिंग मोमेंट अगर हम बात करें यहाँ से, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ बेंडिंग मोमेंट देखो यहाँ से जो शेयर फोर्स है वो किसके बराबर होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ बेंडिंग मोमेंट के बराबर होता है, डी बराबर डी एम बाई डी एक्स। वहीं अगर बात करें यहाँ से, तो यहाँ से देखो जो लोड होता है किसके बराबर होता है, वो होता है डी एफ बाई डी एक्स। याद है आपको स्लोप वाली कहानी, भाई स्लोप वाली कहानी याद है आपको। तो यहाँ पे यही जानना चाह रहा है कि आपको ये चीज़ पता है या फिर नहीं है, कि आपको यहाँ पे अगर बात करिए तो पूछा यही है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ देखो ध्यान से, द रेट ऑफ चेंज ऑफ बेंडिंग मोमेंट, तो बेंडिंग मोमेंट की रेट ऑफ चेंज किसके बराबर हो जाएगा आपके यहाँ पे शेयर फोर्स के। तो देखो शेयर फोर्स एट दैट सेक्शन, डिफ्लेक्शन एट दैट सेक्शन, लोडिंग और स्लोप एट दैट सेक्शन, तो क्या मिलेगा यहाँ से शेयर फोर्स एट दैट सेक्शन। तो 15 का आंसर क्या मिलेगा आपको यहाँ से आगरा मिलेगा, जहाँ पे हम देखेंगे कि शेयर फोर्स एट दैट सेक्शन। चलिए नेक्स्ट सवाल पढ़ो भाई, पढ़ो। टू सॉलिड शाफ्ट्स आर मेड अप ऑफ सेम मटेरियल एंड हैविंग देयर डायमीटर d एंड d/2। एक सॉलिड शाफ्ट है जिसका डायमीटर d है और दूसरी सॉलिड शाफ्ट इसका डायमीटर क्या है यहाँ से d/2 है। द रेशियो ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ बिगर शाफ्ट, जो बड़ी शाफ्ट है उसका रेशियो, आपको इसकी स्ट्रेंथ का रेशियो को पता करना है कि द रेशियो ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ बिगर शाफ्ट। अब बिगर शाफ्ट तो कौन सी है, ये वाली हो गई, और ये क्या है आपकी स्मॉलर शाफ्ट है, तो ये तो हो गई आपकी क्या स्मॉलर शाफ्ट की, स्मॉलर शाफ्ट ये हो गई, और ये क्या हो गई बेटा आपके पास यहाँ पे बिगर शाफ्ट हो गई। पूछा यहाँ से कि द रेशियो ऑफ बिगर शाफ्ट टू द स्मॉलर शाफ्ट, और किसका स्ट्रेंथ का, और जब भी स्ट्रेंथ की बात करेगा तो किसके बेस पे करेंगे, टी के बेस पे कर लो या फिर आप जेड के बेस पे कर लो, एक ही बात है। तो यहाँ पे अगर बात की जाए तो टाउ बराबर कितना होता है 16t अपॉन में पाई डी क्यूब, और यहाँ से अगर बात की जाए तो देखो टी किसके प्रोपोर्शनल है, टी प्रोपोर्शनल किसके डी क्यूब के। तो देखो दोनों का रेशियो देखो यहाँ से, तो क्या जाएगा टी ऑफ बिगर अपॉन टी ऑफ स्मॉलर इक्वल्स टू डी की पावर 3 अपॉन में डी की पावर 3 इंटू में क्या जाएगा 8, यानी यहाँ कितने टाइम्स हो गया यहाँ पे 8 टाइम्स। तो यहाँ से करेक्ट आंसर क्या मिलेगा आपको सी क्या मिलेगा आपको करेक्ट आंसर। ये कैसे आया ये देख लीजिए भाई, यहाँ से आया टाउ अपॉन आर इक्वल्स टू टी अपॉन जे इक्वल्स टू जी इंटू में थीटा अपॉन एल। इससे अगर देखेंगे तो ये वैल्यू मिलेगी मेरे को यहाँ से कि टाउ अपॉन आर बराबर टी अपॉन जे इक्वल्स टू जी इंटू थीटा अपॉन एल, और जब इन दोनों को मैं सोल्व करूंगा यहाँ से तो ये वैल्यू मिलेगी किसके, जो टी है वो प्रोपोर्शनल है किसके जे अपॉन आर के। तो ये वैल्यू मुझे यहाँ से मिली, इसको हम कहते हैं जेड। क्लियर है भैया, चलिए नेक्स्ट सवाल तो पढ़ते हैं। देखो पढ़िए सवाल, पढ़िए आप नेक्स्ट सवाल पढ़िए। ए लोड ऑफ 20,000 kg अप्लाइड टू ए ब्रास सिलेंडर, जिसकी जो लेंथ है वो कितनी है 40 mm, तो यहाँ लेंथ कितनी रहेगी 40 mm, एंड 10 सेंटीमीटर इन डायमीटर, डायमीटर कितना देगा बेटा जी यहाँ पे 10 सेंटीमीटर डायमीटर देगा, ठीक है। कॉज द लेंथ ऑफ इंक्रीज, लेंथ जो है वो इंक्रीज होगी, मतलब चेंज इन लेंथ कितना दे रखा आपको यहाँ से 0.8, ठीक है। एंड डायमीटर डिक्रीज, यानी चेंज इन डायमीटर कितना दे रखा आपको यहाँ से 0.05। पॉइजन रेशियो आपसे पूछा है कि बताइए भाई इसका पॉइजन रेशियो जो है वो कितना आएगा, बहुत बड़ा सिंपल सा आंसर देखो कैसे आएगा। हमको पता है पॉइजन रेशियो बराबर कितना है, वो होता है आपका एप्सिलॉन लेटरल अपॉन में एप्सिलॉन लॉन्गिट्यूड, ये होता है। अगर एप्सिलॉन लेटरल की बात करें, अगर यहाँ से एप्सिलॉन लेटरल की बात करें तो लेटरल क्या हो जाएगा आपका चेंज इन डायमीटर, चेंज इन डायमीटर कितना आपका यहाँ से देखो चेंज इन डायमीटर 0.005, यानी यहाँ से लिखो चेंज इन डायमीटर अपॉन डायमीटर अपॉन में चेंज इन लेंथ अपॉन में एल। चेंज इन डायमीटर कितना है यहाँ से 0.005 अपॉन में डायमीटर कितना देगा आपको यहाँ से डायमीटर देगा 10, और ये भी किसमें सेंटीमीटर, तो क्या जाएगा 10 अपॉन में चेंज इन लेंथ कितना देगा बेटा 0.8 अपॉन में, और यहाँ से चेंज लेंथ कितना देगा बेटा लेंथ है 40। जब इसको सोल्व करेंगे तो कितना आएगा यहाँ से 0.25, यानी जो आपका पॉइजन रेशियो कितना आ जाएगा यहाँ से 0.25। तो यहाँ से जो करेक्ट आंसर क्या मिलेगा आपको 0.25।
चलिए वैसे भी अगर देखा जाए तो इसमें ऑप्शन तो वैसे एलिमिनेट हो रहे हैं। पॉइजन रेशियो कभी भी नहीं होता 0.25 0.5 से ज़्यादा, कभी भी नहीं होता 0.5 से ज़्यादा, बस यहाँ पर है कि 0.25 या 0.025, तो ये हमारे पास एक ऑप्शन बचता है। चलिए नेक्स्ट सवाल पढ़ेंगे आप लोग। फॉर द टू शाफ्ट कनेक्टेड इन पैरेलल, दो शाफ्ट जो है वो पैरेलल में कनेक्टेड है। मैंने कहा कि एक शाफ्ट ये रही भाई, ठीक है, और दूसरी शाफ्ट जो है वो ये रही, और दोनों शाफ्ट जो है किस में है, पैरेलल में कनेक्टेड है, ठीक है। विच फाइंड विच स्टेटमेंट इज करेक्ट, कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। देखो टॉर्क इन ईच शाफ्ट इज द सेम, हर शाफ्ट में टॉर्क तो सेम नहीं है क्योंकि दोनों में बढ़ जाएगा, तो पहला गलत है। दूसरा शेयर स्ट्रेस इन ईच शाफ्ट इज सेम, शेयर स्ट्रेस भी सेम नहीं है। तीसरा एंगल ऑफ ट्विस्ट ऑफ ईच शाफ्ट इज सेम, यस, जितने यहाँ पे एक शाफ्ट का एंगल है वही क्या है, दूसरे शाफ्ट का एंगल है। यहाँ पे एंगल ऑफ ट्विस्ट जो है दोनों शाफ्ट का क्या रहने वाला है, वो सेम रहने वाला है। तो जो क्वेश्चन नंबर 18 है मेरे पास यहाँ पे, उसका आंसर क्या मिलेगा यहाँ से, कैलकाटा, कि एंगल ऑफ ट्विस्ट ऑफ बोथ शाफ्ट बिकम सेम। ना तो आपका टॉर्क सेम है, ना शेयर सेम है, और स्टिफनेस तो कभी सेम होगी ही नहीं। चलिए बेटा नेक्स्ट सवाल पढ़ेंगे। द बकलिंग लोड विल बी मैक्सिमम फॉर ए कॉलम, कॉलम के लिए बकलिंग लोड कब मैक्सिमम होता है। और एक मैंने सिंपल सा फॉर्मूला बता रखा है पूरे चैप्टर का, 142.25 सिंपल सा बता रखा है। और ये 142 में से ये किसके लिए है, जब दोनों एंड क्या हो, हिंज्ड हो। ये किसके लिए है, जब दोनों एंड क्या हो, फिक्स्ड हो। ये किसके लिए है, जब एक फिक्स्ड हो दूसरा फ्री हो, ठीक है, नहीं एक फिक्स्ड और एक हिंज हो, एक फिक्स्ड हो एक हिंज। और ये क्या है आपका, जब एक फिक्स्ड हो और एक क्या हो, फ्री हो। और मैंने याद करने की ट्रिक बताई थी कि भाई का बेस्ट फ्रेंड फरार हो गया फुर करके, याद आपको मैंने बताई थी कि भाई का बेस्ट फ्रेंड फरार हो गया फुर करके। और यहाँ पे 142.25, और इससे मुझे पता लगता है कि कॉलम में कुछ भी पूछो आपको आंसर यहीं से मिलेगा। अब पूछा क्या इन्होंने कि बकलिंग लोड विल बी मैक्सिमम, तो किसमें आएगा, जब दोनों एंड क्या हो, फिक्स होंगे। ढूंढ लो दोनों एंड फिक्स, क्या है, हिंज है नहीं होगा, दो है नहीं होगा, दो है नहीं होगा, क्या बता, क्लैम्प्ड या फिक्स्ड की बात है, तो आंसर क्या मिलेगा आपके यहाँ से, क्लैम्प्ड। बड़ा सिंपल सा लॉजिक है, याद इस तरह से किया जा सकता है इसको। चलिए नेक्स्ट सवाल पढ़ेंगे। विच ऑफ फॉलोइंग इज अप्लाइड टू ब्रिटल मटेरियल, ब्रिटल मटेरियल के लिए कौन सी थ्योरी हम काम में लेते हैं। तो अगर बात करें यहाँ से ब्रिटल मटेरियल कौन सी थ्योरी आएगी, वो आती है आपकी मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस थ्योरी या फिर रैंकाइन थ्योरी। हम ब्रिटल मटेरियल के लिए काम लेते हैं मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस थ्योरी, जो कि मैंने यहाँ पर आपको बताई है कि मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस थ्योरी हमारे किसके लिए आएगी, ब्रिटल मटेरियल के लिए। अगर डक्टाइल के लिए बात करें यहाँ, तो डक्टाइल के लिए क्या आ जाएगी, ये, तो यहाँ पर ये किसके लिए बेटा, ये है आपके डक्टाइल के लिए, और ये वाली किसके लिए, आपके ब्रिटल के। सवाल जो है वो लगभग यही पूछता है, बड़ा सिंपल सा सवाल पूछता है कि बताइए इनमें से डक्टाइल मटेरियल के लिए कौन सी थ्योरी काम आएगी, बताइए इनमें से ब्रिटल मटेरियल के लिए कौन सी थ्योरी काम आएगी। अगर हम बात करें यहाँ से इनके उपनाम की, किसके उपनाम की, तो जो मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस थ्योरी है इसको क्या बोलते हैं, रैंकाइन थ्योरी। तो सवाल यहाँ से भी आ सकता है कि कौन सी थ्योरी आएगी, तो हो सकता है आपके वहाँ पर रैंकाइन लिखा हुआ हो। और मैक्सिमम स्ट्रेस थ्योरी की अगर बात करेंगे इसको क्या बोलते हैं, तो क्या बोलते हैं, तो गेस्ट थ्योरी। तो यहाँ से सवाल आता है क्या, ये आएगा आपका गेस्ट थ्योरी। तो यहाँ पे एक सवाल ये आ गया, तो एक सवाल तो बना है, एक ऐसे पूछ सकता है कि कौन सी थ्योरी का क्या नाम है या फिर क्या काम आती है बाबा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सवाल पढ़िए आप लोग। नेक्स्ट सवाल, ए स्ट्रेस प्रोड्यूस्ड बाय ए सडनली अप्लाइड लोड एज कंपेयर टू दैट प्रोड्यूस्ड बाय द सेम लोड व्हेन अप्लाइड ग्रेजुअली। सिंपल सा पूछा है बाबा कि यहाँ पर अप्लाइड और ग्रेजुअली लोड में क्या रिलेशन है। तो जब आप कहीं पे भी सडनली लोड अप्लाई करते हैं तो ग्रेजुअली की तुलना में क्या है, डबल इंपैक्ट आता है। कोई आप बैठे हो इस तरह से, कोई आपके हल्का सा गाल पे आके यूं बोले बेटा कैसा है, तो आपको फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन कोई आए और एकदम से तुम्हारे थप्पड़ मार दे, तो जो पहले लोड आया था उसके रेस्पेक्ट में इस वाले लोड में डबल इंपैक्ट आएगा। तो याद रखा जा सकता है कि इंपैक्ट लोडिंग में जो भी आपके यहाँ पे स्ट्रेस डेवलप होता है वो ग्रेजुअल की तुलना में क्या होगा बेटा, डबल होता है। चलिए नेक्स्ट सवाल पढ़ेंगे आप लोग, पढ़ो बेटा नेक्स्ट सवाल पढ़ो। एन इंक्रीज इन लोड एट फ्री एंड ऑफ कैंटिलीवर बीम इज लाइकली टू कॉज्ड फेल। अब भाई अगर बात करें यहाँ से, एक कैंटिलीवर बीम है, इंक्रीज इन लोड एट द फ्री एंड ऑफ कैंटिलीवर, इसके फ्री एंड पे लोड लगा हुआ है, तो बताइए कैसे फेल होगा। एट द फ्री एंड नहीं होगा, एट द मिड एंड नहीं होगा, एट द फिक्स्ड एंड सपोर्ट। यस, जो कैंटिलीवर बीम है हमेशा कहाँ फेल होता है बेटा, फिक्स्ड सपोर्ट पे। कैंटिलीवर बीम जो है वो हमेशा फेल होता है कहाँ पे, फिक्स्ड सपोर्ट पे। तो करेक्ट आंसर क्या मिलेगा आपको यहाँ से, बी सी कैलकाटा, एट फिक्स्ड एंड ऑफ द सपोर्ट। चलिए नेक्स्ट पढ़िए। हुक्स लॉ होल्ड्स गुड अप टू, हुक्स लॉ कहाँ तक अच्छा होता है, तो हुक्स लॉ होता है आपका लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी तक। ये नहीं हो तो क्या लगाओगे आप, डी, यानी पहला जो आंसर है प्रायोरिटी वाला वो 1 है, और दूसरा जो आंसर है प्रायोरिटी वाला वो क्या है, 2 है, इलास्टिक लिमिट तक। चलिए, इफ ए पार्ट इज कंस्ट्रेंड टू मूव एंड हीटेड इट विल डेवलप, यानी अगर भाई ये कह रहा है
कि कोई पार्ट है, मान लीजिए पार्ट आपका यहाँ पे, और ये पार्ट को मैंने ऐसे मूव कर हीटेड कर दिया, ऐसे फिक्स कर दिया, और टेम्परेचर बढ़ा तो उस पर क्या फर्क पड़ेगा। तो जो ये एक्सपेंड होना चाहेगा तो जो यील्डिंग है वो क्या करेगी, इसको वापस कंप्रेसर में देगी। तो यहाँ से क्या मिलेगा आपको, कंप्रेसिव स्ट्रेस जो है वो मिलेगा क्वेश्चन नंबर 24 में। चलिए भाई क्वेश्चन नंबर 25 पढ़ेंगे। फॉर ए लॉन्ग एंड नेरो क्रॉस सेक्शन, एक लॉन्ग है और एक क्या है, नेरो क्रॉस सेक्शन है, यहाँ पे पूछा हुआ है, ठीक है, जहाँ पे रेशियो बी और टी, विड्थ बी है, थिकनेस टी इज अबाउ 10, इनके ऊपर रेशियो है, ठीक है। सब्जेक्ट टू ए टॉर्सन टी, द वैल्यू ऑफ मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस, जो मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस है उसकी वैल्यू आपको यहाँ से पूछी गई है कि भाई बताओ मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस की वैल्यू कितनी मिलेगी। अब बड़ा सिंपल था बाबा, यहाँ से देखो कितना सिंपल, देखो हम अगर बात करें यहाँ से तो देखिए क्या होता है, टाउ अपॉन आर इक्वल्स टू टी अपॉन जे, ये होता है। और यहाँ से अगर बात करें क्या आएगा, टाउ इक्वल्स टू टी इंटू में आर अपॉन में जे मिलेगा आपको ये। अब ये कैसा है आपके पास, लॉन्ग एंड नेरो सर्कुलर सेक्शन है, नेरो सर्कुलर लॉन्ग एंड नेरो क्रॉस सेक्शन है, जहाँ पे जो टॉर्क है वो टी है, और मैक्सिमम से स्ट्रेस की वैल्यू आपसे क्या है यहाँ से पूछी गई है कि भाई जो मैक्सिमम से स्ट्रेस है वो कितना हो जाएगा। अगर बात करें यहाँ पे तो विड्थ और बी दे रखा है, तो जे की वैल्यू कितना हो जाएगी, वो जाएगी बी इंटू में टी क्यूब अपॉन में क्या हो जाएगी 6 हो जाएगी, बी इंटू में टी क्यूब अपॉन में क्या हो जाएगी यहाँ से 6 हो जाएगी, किसकी वैल्यू, जे की, कि बी इंटू में टी अपॉन 6 ये होता है, जे की वैल्यू हमको पता है। आर कितना हो जाएगा यहाँ से, आर हो जाएगा t/2, तो आर कितना हो जाएगा यहाँ से, हो जाएगा कितना ये t/2। तो यहाँ से मुझे बताओ कि टाउ के लिए कितना है, देखो यहाँ से टाउ इक्वल्स टू टी इंटू में कैपिटल टी इंटू में स्मॉल t/2 अपॉन में जे के लिए कितना है, बी इंटू में टी क्यूब अपॉन में 6। तो यहाँ से क्या जाएगा, देखो यहाँ से ये t से ये t गया, स्क्वायर बच गया, ठीक है, और यहाँ क्या जाएगा 3t अपॉन में क्या जाएगा b इंटू में टी स्क्वायर। तो यहाँ पे देखो कोई ऑप्शन है क्या, 3t अपॉन में bt स्क्वायर तो नहीं है, तो आंसर क्या मिलेगा आपको, यहाँ से आंसर मिलेगा क्या, डेली नन ऑफ दीज। तो करेक्ट आंसर क्या मिलेगा आपको, डेली नन ऑफ दीज, क्यों, क्योंकि यहाँ पे कुछ भी मैच नहीं खा रहा। याद देखिएगा अगर यहाँ पे सर्कुलर है तो π/64 इंटू में d4 वाले फॉर्मूले करेंगे, और सर्कुलर नहीं है तो हमें क्या मानेंगे कि ठीक है बी और टी दे रखा है, विड्थ दे रखा है, तो सीधी सी बात है सर्कुलर सेक्शन ये नहीं है, तो फॉर्मूला क्या लगेगा, bd के ओपन 6 वाला लगेगा, डी की जगह क्या जाएगा टी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे भाई, पढ़ो पढ़ो पढ़ो। द मटेरियल हैविंग सेम इलास्टिक प्रॉपर्टी इन ऑल डायरेक्शन, ऐसा मटेरियल जिसकी सभी डायरेक्शन में, ऐसे मटेरियल जिसकी सभी डायरेक्शन में जो इलास्टिक प्रॉपर्टी है वो क्या रहे, सेम रहे। अगर सभी डायरेक्शन में इलास्टिक प्रॉपर्टी सेम है तो क्या बन जाएगा, वो आइसोट्रोपिक मटेरियल। और वैसे भी अगर आपको नहीं भी आता तो भी आप बता सकते हो, नाम से पता लग रहा है कि आइडियल मटेरियल ऐसे कोई डायरेक्शन की बात नहीं करता, यूनिफॉर्म मटेरियल नहीं करता, प्रैक्टिकल मटेरियल नहीं करता। बच्चा क्या आपका यहाँ पे ये आंसर एग्जामिनर ने खुद ही दिया। हाँ अगर ये होमोजीनियस एनिसोट्रोपिक कहता तो हम थोड़ा सा कन्फ्यूज हो सकते हैं, यहाँ कन्फ्यूज होने का कुछ भी नहीं है बेटा। नेक्स्ट बताओ भाई, ड्यूरिंग ए टेंसाइल टेस्ट ऑन स्पेसिमेन ऑफ 1 सेंटीमीटर क्रॉस सेक्शन एरिया, आपको एरिया कितना दे रखा है यहाँ से 1 सेंटीमीटर ये है, और लोड कितना दे रखा है आपको यहाँ से, लोड दे रखा है पी की वैल्यू कितनी 8 टन, एंड द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 8 नेक वाज 0.5। द अल्टीमेट की जब भी बात करेंगे तो हमें नेकिंग एरिया से कोई मतलब ही नहीं है, यानी कन्फ्यूज करने के लिए दे रखा है। तो अल्टीमेट के लिए कितना हो जाएगा, लोड अपॉन में एरिया, लोड कितना भाई आपके पास यहाँ से, लोड है आपके पास 8 और एरिया कितना है 1, तो आंसर क्या मिल गया आपको 8 टन पर सेंटीमीटर स्क्वायर। करेक्ट इसका आंसर मिल गया है भाई। चलिए नेक्स्ट पढ़ेंगे भाई। नेक्स्ट, द प्रॉपर्टीज ऑफ ए मटेरियल विच अलाउ इज टू बी ड्रॉन इनटू ए स्मॉलर सेक्शन इज नोन एज, ऐसी प्रॉपर्टी कौन सी है जो किसी भी मटेरियल को छोटे छोटे स्मॉल सेक्शन या वायर में खींचने की कैपेबिलिटी देती है, तो वो क्या है आपके पास यहाँ से डक्टिलिटी है। अगर चद्दर बनाए तो मेलेबिलिटी है, सीट चद्दर या सीट बनाए तो क्या है आपके यहाँ से मेलेबिलिटी है। अगर वो वापस अपनी शेप में आए तो इलास्टिसिटी है, कभी नहीं आए तो क्या है वो आपकी प्लास्टिसिटी है भाई। ठीक है चलिए नेक्स्ट सवाल देखेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग लोड डज नॉट एक्ट ऑन द कंसिडरेबल लेंथ ऑफ द बीम। देखिए लेंथ, बीम की लेंथ पे कौन नहीं लगता है, यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूटेड लोड तो लगता है बीम की लेंथ पे है, ट्रायंगुलर सेक्शन ये भी लगता है बीम की लेंथ पे है, यूनिफॉर्म वेरिंग लोड ये भी लगता है बीम के सेक्शन पे है। बच्चा क्या पॉइंट नाम बता रहा है, ये कॉन्सिडर्ड क्या है पॉइंट पे लगता है, तो करेक्ट आंसर क्या आपका सी जो है वो क्या है बाबा यहाँ से करेक्ट आंसर है भाई। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट सवाल की तरफ पढ़ते हैं। देखो पढ़ो सवाल को, पढ़ो भाई। तीसरा जो लास्ट जो सवाल हमारा क्वेश्चन नंबर 30, इसको पढ़े भाई आप लोग। देखो अगर बात करें तो क्या हो रहा है, 10 सिलेंडर रेशियो ऑफ द कॉलम, जो कॉलम है उसका सिलेंडरनेस रेशियो जो क्या है वो क्या कहलाता है। पहला डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इफेक्टिव लेंथ, पहला ऑप्शन है। दूसरा आपका यहाँ से क्या है, ये कह रहा है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेडियस लीस्ट रेडियस ऑफ जायरेशन, ठीक है। और तीसरा है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ इफेक्टिव लेंथ, और चौथा है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल द स्क्वायर ऑफ लीस्ट रेडियस ऑफ जायरेशन। तो यहाँ से अगर बात करें तो देखो सिलेंडर रेशियो होता क्या है,
अगर सिलेंडर रेशियो की बात करें तो क्या जाएगा, इफेक्टिव लेंथ अपॉन में रेडियस ऑफ जायरेशन होता है ये क्या कहलाएगा, सिलेंडर रेशियो कहलाएगा। अब देखो यहाँ से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल इफेक्टिव लेंथ सही तो है, तो आंसर नंबर जो क्वेश्चन नंबर 30 इसका आंसर क्या है, आगरा। आगरा करेक्ट है कि जो सिलेंडर रेशियो है वो किसके प्रोपोर्शनल बेटा, वो है आपके इफेक्टिव लेंथ ऑफ कॉलम की लंबाई के बराबर है। तो ये थे यहाँ पे मेरे पास जितना भी स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल के जो कंप्लीट सिलेबस, उसमें से हर सब चैप्टर से मैंने कुछ कुछ क्वेश्चन लिए हैं। यहाँ पे आपको बताने का प्रयास किया कि सवाल कैसे आते हैं और आपको क्या करना है। सिर्फ याद रखिएगा लास्ट मोमेंट में आपको ज़्यादा परेशानी हो ना, अगर आपको ज़्यादा नहीं कर पाते हैं तो सिर्फ आप इतना सा कर लीजिए कि जो भी सवाल हम करवा रहे हैं उनको करें और उन सवालों से कॉन्सेप्ट को सीखें ताकि आपको वहाँ पर दिक्कत नहीं आए। मेरी तरफ से सबको ऑल द बेस्ट, थैंक यू।